एक बार पुनः आप लोगों का वेलकम करता हूं बीएनजे कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म से। और आज हम लोग पेपर प्रैक्टिस एनसीईआरटी गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि पेपर प्रैक्टिस से मैंने आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं। तो चलिए बच्चों, आप लोग इन क्वेश्चन को देखिए किस तरह से हल होता है। ये क्वेश्चन आगामी पेपर के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। विगत परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं बच्चों। तो चलिए आज हम लोग पेपर प्रैक्टिस का जो है पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन है समीकरण 5x माइनस 15y इक्वल टू 8 और 3x माइनस 9y इक्वल टू 24/5 के युग्म होंगे। तो इसमें ऑप्शन दे रखा, ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दे रखा, ये एक हल है, दो हल है, अपरिमेय रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग नोट कर देते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो है हमारे पास समीकरण हमें दे रखी इक्वेशन हमारे पास दे रखा 5x माइनस 15y इक्वल टू 8, 3x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 14/5 के युग्म बताने हमने क्या युग्म होंगे। तो चलिए बच्चों इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग इनको सब इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में हम लोग इसे पुटअप करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर फार्मूले लिख देता हूँ। a1x प्लस b1y माइनस c1 इक्वल टू 0, देन a2x प्लस b2y माइनस c2 इक्वल टू 0। बच्चों आप लोगों को यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर आप लोग चिन्हों पर मत जाना। ये चिन्ह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को पुटअप करना पड़ेगा। इसका जो हमने इस इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन के बेस में हमने इसे पुटअप करने हैं। यहाँ पर चिन्हों से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर माइनस दिया है तो आप लोगों को यहाँ पर माइनस ही लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे इस फॉर्म में जनरेट कर देते हैं। हो जाएगा मेरा 5x माइनस 15y माइनस 8 इक्वल टू 0, देन हो जाएगा 3x माइनस 9y माइनस 14/5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने इन दो इक्वेशन को इस रूप में हमने इसे जनरेट कर दिया है। अब आप लोग इजीली से सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा a1 इक्वल टू 5, ये हमारा a2 इक्वल टू 3, हमारा b1 इक्वल टू विद साइन 15, देन b2 इक्वल टू विद साइन -9, देन c1 इक्वल टू हमारे पास है बच्चों -8 और c2 हमारे पास है बच्चों -14/5। अब हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे -14/5। ठीक है बच्चों, अब हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम इसे जो है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 के फॉर्म में हम इसे पुटअप करेंगे। अगर ये फार्मूला जो है राइट, ये हमारा राइट हो जाता है तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ये अपरिमेय रूप से अनेक हल इसका जो है आंसर हो जाएगा, जैसे हमें ऑप्शन में दे रखे हैं। तो चलिए इसे इस फार्मूले में पुटअप कर देते हैं। a1 हो जाएगा हमारा 5/3, a1/a2 5/3, b1/b2 -15/9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 जा 3 5 जा, तो दोनों बराबर आ गए। अब बात आती है c1/c2 की। तो यहाँ पर देखिए आप, c1/c2 हमारे पास है -18/24/5। सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 5 को ऊपर भेज दो। तो ये हमारा आ गया 5/3 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 5/24, 8 3 जा, तो हमारा आ गया बच्चों 5/3 इक्वल टू 5/3 इक्वल टू 5/3 विद ऑप्शन। ऑप्शन के अनुसार बच्चों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा जो इसका आंसर हो गया बच्चों a1/a2 इक्वल टू b, यानी ये तीनों फॉर्म इक्वल हो गए हैं, यानी इसे बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो है बच्चों पेपर प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप बच्चों से उम्मीद करूंगा कि आप बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी इस क्वेश्चन में डाउट है बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर जरूर भेजें। तो उसके बाद जो है जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा मैं, जो आपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर मुझे भेजा है, जिस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है। तो चलिए आप लोग देर ना करें और फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पेपर प्रैक्टिस का सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। यदि
पी यदि बिंदु P a/2 4 बिंदुओं A -6,5 तथा बिंदु B -2/3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो A का मान ज्ञात कीजिए। इट्स मीन बच्चों आप लोगों को इस पर मध्य बिंदु का फार्मूला जनरेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बिंदु लिख देता हूँ। तो जो इसकी जो बिंदु होगी बच्चों वो मैं रख देता हूँ P इक्वल टू मुझे दे रखा बच्चों a/2, 5 और इसका जो बिंदु A मुझे दे रखा बच्चों वो दिया है -6,5। देन मुझे बिंदु B दे रखा है -2,3। क्वेश्चन कह रहा है बिंदु A B को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है यानी P मध्य बिंदु पर स्थित है। तो इसका जो डायग्राम बन जाएगा बच्चों इस तरह से बन जाएगा। ये हमारा बिंदु A हो गया, ये हमारा बिंदु B हो गया, ये हमारा बिंदु P हो गया। ये A B P हमारे 3 बिंदु हो गए और यहाँ पर आपको गिवन है, आप लोग यहाँ पर पॉइंट रख सकते हो। -6/5 ये पॉइंट है और जो हमारे पास B पॉइंट दे रखा वो दे रखा -2/3 और हमें जो P पॉइंट दे दिया है वो दिया बच्चों हमारा a/2, 4। तो चलिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम मध्य बिंदु वाला फार्मूला यहाँ पर जनरेट करेंगे। उसके बाद हमें जो A की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ A। तो वैल्यू ऑफ A हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। चलिए हम आगे से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है बच्चों x = x1 + x2/2 देन y = y1 + y2/2। ये फार्मूला होता है बच्चों मध्य बिंदु का। सबसे पहले आप लोगों को क्या चाहिए बच्चों, यहाँ से x1 x2 y1 y2 और xy ये आप लोगों को चाहिए। तो आप लोग पॉइंट में अगर आप वो करोगे, गौर करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये हमारे पास P क्योंकि मिडिल टर्म में ये हमारे पास xy हो जाएंगे यानी x हमारे पास a/2 y हमारे पास 4 आ जाएगा। ये हमारे पास x1 x2 y1 y2 हमारे पास यहाँ से गिवन है। तो सबसे पहले आप लोग इसको पॉइंट के हिसाब से जनरेट कीजिए। तो हमारे पास x = हो जाएगा a/2 देन y = हमारे पास 4 हो जाएगा। हमारे पास x1 = -6 और x2 = हमारे पास -2 देन y1 = हमारे पास 5 एंड y2 हमारे पास बच्चों 3 प्राप्त हो गया यहाँ से। अब आप लोग यहाँ पर बेशक ये वाला फार्मूला लगाए मध्य बिंदु का, आप लोगों को यहाँ से A की वैल्यू आपको यहाँ से A की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो x = a/2 यानी मुझे a/2 लिखना पड़ेगा। x1 मेरे पास गिवन है -6 प्लस x2 मेरे पास गिवन है -2/2। तो a/2 इक्वल हो जाएगा -6 प्लस माइनस का -2/2। तो a/2 इक्वल टू -8/2 कैंसिल हो गया बच्चों कितनी बार, 4 बार। -4 कितना आ गया बच्चों हमारा -4। तो बच्चों मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी। अब मुझे बच्चों इस वाले फार्मूले का यूज नहीं करना है क्योंकि मेरे लिए इस प्रश्न के अनुसार इसकी कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए मुझे x की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो गई है। तो आपको यहाँ पर मान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको जो a का मान है वो यहाँ से आप लोगों को इजीली फाइंड आउट हो चुका है। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा हमारा a/2 इक्वल टू -4/1। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा हमारा a इक्वल टू -8। तो बच्चों हमें जो पूछा था हमें उसका राइट आंसर मिल गया है। a इक्वल टू क्या होगा बच्चों 2, a इक्वल टू क्या होगा -8। तो a इक्वल टू हमारा -8 आ गया है। इस तरह से हमारा जो है पेपर प्रैक्टिस का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इस आज के तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा निम्न बंटन के लिए। तो एक बारंबारता बंटन यहाँ पर टेबल बना देता हूं। तो उसमें बंटन दे रखा बच्चों हमारे पास, एक साइड दे रखा हमारे पास वर्ग और दूसरी साइड हमारे पास दे रखा बच्चों बारंबारता। तो वर्ग हमें दे रखी है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, देन 24 से 32, देन 32 से 40। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रही है बच्चों बारंबारता वो 12, 26, 10, 9 और 15 दे रखा। और हमें क्वेश्चन पूछा बच्चों माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा का योग ज्ञात कीजिए। माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग माध्यक वर्ग को देख लेते हैं।
बच्चों ये आपके पास सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर है एनसीईआरटी गणित में, तो आप लोगों को माध्य वाला फार्मूला पता होगा। माध्य निकलता है कैसे बच्चों, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी हमें दे रही है इन सबका आप लोग टोटल कर दो तो हमें n की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। n की वैल्यू जितना आएगा बच्चों उस हिसाब से आपको बारंबारता में उस हिसाब से रखना पड़ेगा। सपोज दैट मेरा n का मान आ जाता है, n का मान मेरा आ जाता है, सपोज दैट n का मान मेरा आ जाता है 30, तो आप लोगों को बताना 13 कहां पर आएगा, 30 कहां पर आएगा, तो यहाँ पर कहीं पर भी 30 नहीं आएगा क्योंकि हाईएस्ट नंबर यहाँ पर 26 है, तो हाईएस्ट नंबर यहाँ पर 26 है। अब मैं बोलूँ 13 किसी भी नंबर में नहीं आएगा, तो बच्चों क्यों नहीं आएगा, वो 26 में आएगा तो सही, क्यों नहीं आएगा। आप लोग ऐसी गलती मत करना क्योंकि आप लोग क्या करते हो 30 कहीं पर है नहीं तो छोटा पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर आएगा 13, ये 12 के अंदर नहीं आएगा, ये 30 जो आएगा वो 26 के अंदर आएगा। तो आप लोगों को इस चीज़ का सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग माध्यक निकालने के लिए, जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इनकी n फाइंड आउट करेंगे। तो n इक्वल टू कैसे निकलेगा बच्चों, आप लोग जितनी बारंबारता है आप लोग इनका टोटल कीजिए, 9 6 14 20 22 कैरी 2 1 2 4 5 7, यानी कितना आ गया बच्चों हमारे 72। यहाँ से आपको दिख रहा होगा हमने हमारे जो n 72 आई, तो इसका सूत्र होता है बच्चों n/2, माध्यक का होता है n/2, यानी 72 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे आपको कितना आ जाएगा बच्चों, 2 3 जा 6 2 6 जा 36, तो 36 आपका यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब आपको बताना है ये जो 36 आएगा ये किस बारंबारता में आएगा, तो ये 26 के उसमें आएगा, तो यानी इसकी आप लोग माध्यक की वर्ग सीमा नोट कर लो। तो हम लोग लिखेंगे माध्यक वर्ग की सीमा बराबर आ गई मेरे बच्चों 8,16। अब उसने क्या बोला बच्चों, अब उसने जो है हमें पूछा है माध्य वर्ग की ऊपरी सीमा, यानी हाईएस्ट ऊपरी सीमा बतानी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा क्या होती है बच्चों, ऊपरी सीमा आप लोगों को पता हो अगर आप बच्चों ने सांख्यिकी वाला चैप्टर बड़े अच्छे से किया है, जहाँ पर माध्यक बहुलक वाला जो है आप लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे, वहीं से बिलोंग करता है माध्यक। तो जो माध्यक निकलता है बच्चों कैसा, उसकी ऊपरी सीमा क्या होती है बच्चों, तो 8 होती है निम्न सीमा और ये होती है ऊपरी सीमा, तो यानी जो 16 होगा ये हमारा ऊपरी सीमा आ गई। तो माध्य वर्ग की ऊपरी सीमा तो हमें फाइंड आउट हो गई है। अब चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा। अब बच्चों एक ही बताइए, अब आप लोग बहुलक के लिए आप लोगों को माध्य बताना है, तो बहुलक के लिए आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन किया होगा बहुलक का। तो बहुलक का कैसे निकलता है बच्चों, बहुलक का यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट नंबर है बच्चों क्या है 26 है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा बच्चों, इसका बहुलक हो जाएगा हमारा, इसका जो बारंबारता हो जाएगी बहुलक की वो वर्ग सीमा हो जाएगी, वो हो जाएगी 816। बहुलक वर्ग की इस सीमा हो जाएगी हमारा सेम 816 हो जाएगी। कैसे बच्चों, क्योंकि हमारा जो हाईएस्ट बारंबारता है वो 26 है, वो इसकी बारंबारता कहलाती है, तो इसके जो वर्गमूल है वो मैंने लिख दिया वर्ग सीमा 816। अब मैं लिखूंगा बहुलक, बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा आ गई बच्चों 16। अब हमें करना क्या है बच्चों, एक बार दोबारा क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। माध्य वर्ग और बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा का योग, यानी हमें क्या करना है, इसकी और इन दोनों की ऊपरी सीमा को योग कर देना है। दोनों की ऊपरी सीमा को योग क्या हो जाएगा बच्चों 16 16 32, क्या है बच्चों हमारा आंसर 32, तो 32 हमारा आ गया बच्चों आंसर। इस तरह से बच्चों हमारा ये पेपर प्रैक्टिस का तीसरा क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हुआ। हमें पूछा था बहुलक वर्ग और माध्य वर्ग की ऊपरी सीमा का योग कितना होगा, तो हमारे पास 32 आ गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसकी चीज सोल्व लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो आज का बच्चों 4th क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, क्वेश्चन आप बच्चों के बीच रख देता हूँ। वो कह रहा है बच्चों एक लीप वर्ष में 53 शुक्रवार आने की प्रायः याद कीजिए। लीप वर्ष में प्रायः, तो सबसे पहले आप लोगों को लीप वर्ष जानना होता है बच्चों कि लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं। तो ध्यान रखना, लीप वर्ष में पहले हम लोग पूर्ण सप्ताह को जानेंगे कि एक लीप वर्ष में सप्ताह कितना होता है। लीप वर्ष में यानी एक साल के लिए पूछा गया बच्चों, तो यानी टोटल दिन होते हैं 366। लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं बच्चों 366। अब मैं बोलूँ यहाँ से आप लोगों को पूर्ण सप्ताह जो है यहाँ से आप लोगों को निकालनी है, तो आप लोग क्या करो बच्चों 364 से 7 का कर दो डिवाइड, तो कितना आएगा बच्चों 7 5 जा 35 कैरी 1 7 2 जा 14, यानी 52 तो हो गया कंप्लीट
सप्ताह पूर्ण यानी पूर्ण सप्ताह आ गया, कंप्लीट वीक आ गया बच्चों हमारे पास, पूर्ण सप्ताह यानी कंप्लीट वीक यानी सप्ताहों की संख्या कितनी होती है बच्चों 52 और प्लस 2 दिन यानी 52 पूर्ण सप्ताह और 2 दिन। अगर आप 52 के 52 से 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 364 मिलेगा, प्लस 2 जोड़ेंगे तो 366 आप लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा। तो यानी ये जो था बच्चों हमारा 366, ये लीप वर्ष में जो है जो लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं वो 366 होते हैं। अगर मैं एक साल की बात करूं तो एक साल में कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष भी अगर इसमें ऐड कर दिया जाए वैसे 364 होते हैं। और आप लोग 7 का डिवाइड दोगे तो ये 52 आ जाएगा और प्लस 2 यहाँ से 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो अब इस हिसाब से बच्चों हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन हमें दिया है एक लीप वर्ष में 53 शुक्रवार आने की प्रायिकता बताइए। तो 53 शुक्रवार आने की प्रायिकता पूछ रही है बच्चों, 53 शुक्रवार आने की प्रायिकता। तो ध्यान रखना बच्चों जो इसमें आएगा जो 53 होगा यानी उसने एक यहाँ से भी दे दिया है, तो 2 से 1 क्या दे दिया है तो 53 शुक्रवार का पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग 53 शुक्रवार का देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा बच्चों रविवार, एक डे में आएगा हमारे पास रविवार और सोमवार। दूसरे डे में आएगा हमारा बच्चों सोमवार और मंगलवार। तीसरे में आएगा बच्चों हमारे पास मंगलवार और बुधवार। चौथे डे में आएगा बच्चों हमारे पास बुधवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार। पांचवें में आ जाएगा बच्चों हमारे पास गुरुवार और शनिवार, गुरुवार शनिवार। ठीक है बच्चों। 6 डे में आ जाएगा बच्चों हमारे पास शनिवार, ये सॉरी गुरुवार, ये हो जाएगा शुक्रवार। अब हमारे पास आ जाएगा बच्चों शुक्रवार शनिवार, अब हमारे पास 7 डे में आ जाएगा बच्चों शनिवार और रविवार, शनिवार और रविवार। इस तरह से बच्चों आप लोगों को डे को डिवाइड कर देना है, इस तरह से आप लोगों को इसको जोड़े में लिख देना है। तो इस हिसाब से बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था कि 53 शुक्रवार आने की प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहले बच्चों कितने डे होते हैं कुल, तो टोटल डे कितने होते हैं बच्चों, तो टोटल डे हमारे पास होते हैं 7। तो यानी आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा कितने का, शुक्रवार का। तो आप लोग देखिए शुक्रवार कहाँ पर है, एक जो शुक्रवार यहाँ पर आया यानी 2 बार आया, तो इसका आंसर हो गया बच्चों हमारे पास 2/7, इसका आंसर हो गया यानी 53 शुक्रवार आने की प्रायिकता हमें पूछिए बच्चों। तो सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम जो टोटल डे है बच्चों वो 7 है और अनुकूल परिणाम हमें शुक्र कितने बार प्राप्त हुआ बच्चों, यहाँ पर 2 बार प्राप्त हुआ हमें शुक्र 2 बार, तो इसका आ जाएगा 2/7 यानी 2/7। इस तरह से बच्चों हमारा जो पेपर प्रैक्टिस का जो है चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारा जो बच्चों आज का अंतिम क्वेश्चन है वो है हमारा एक भिन्न के अंश और हर का योग हर के दुगने से 3 कम है। यदि अंश तथा हर में प्रत्येक से 1 घटाया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे भिन्न माना भिन्न का अंश, अंश बराबर बच्चों x और हर बराबर हो जाएगा बच्चों y। तो हमारे पास आ जाएगी प्राप्त भिन्न x/y। क्या आ जाएगी बच्चों हमारे पास प्राप्त भिन्न x/y। अब हमें प्रश्नानुसार दिया है तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार दिया है बच्चों एक भिन्न के अंश तथा हर का योग, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग हर के दुगने से 3 कम है। हर के दुगने से कितना कम है बच्चों, 3 कम है। अब प्रश्नानुसार बच्चों हम लोग समीकरण यहाँ पर जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप लोग देखिए एक भिन्न के अंश तथा हर का योग यानी भिन्न के अंश तथा हर का योग। तो भिन्न का अंश हो गया x, हर हो गया y, तो x + y का योग।
इक्वल टू हर के दुगुना, हर हमारे पास 2 है, इसका दुगुना 2y से 3 कम है तो 2y माइनस 3। अब हमारे पास हो जाएगा बच्चों ये x प्लस वाई माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3, देन x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3, इक्वेशन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। हमारे पास एक इक्वेशन प्राप्त हो गई है। अब हम लोग दूसरी इक्वेशन बच्चों प्राप्त करते हैं। अब हम लोग फिर से क्वेश्चन को एक बार दोबारा दोहराते हैं, तो वहां से हमारे समीकरण नंबर 2 बनेगी। तो 2 अगला है, यदि अंश और हर में प्रत्यय में एक घटाया जाए, तो यहाँ पर प्रश्नानुसार हमने लिख दिया है। अब हम लिखेंगे बच्चों दिया है अंश तथा हर में प्रत्येक से एक घटाया जाए तो भिन्न आधी हो जाती है, भिन्न 1/2 हो जाती है। आप लोगों को बच्चों ध्यान रखना, आप लोगों को परिभाषा पूरा लिखना पड़ेगा, तभी जाके आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो भिन्न, यदि अंश और हर में प्रत्येक में एक घटाया जाए तो भिन्न हमारे पास x/y है। यदि अंश और हर दोनों में एक घटाए तो भिन्न हमारे पास हाफ हो जाती है। अब आप लोग क्या करो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 2 इक्वल टू वाई माइनस 1, देन 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2, देन 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 2 हमारे पास समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया बच्चों। एक बार आप लोग दोबारा इसको चेक करिए, ये 2x माइनस 2 इक्वल टू वाई माइनस 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस प्लस ये 1। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए हैं। अब हम लोग x y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हमारे पास पहला समीकरण था x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3, और हमारे पास दूसरी समीकरण है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 2। आप बच्चों कौन सी विधि को यहाँ पर अप्लाई करोगे, तो आप लोग विलोपन विधि को अप्लाई करो, वहां से जो है हम इजीली x y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर वहां से हमें भिन्न प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए समीकरण नंबर 1 में 2 की गुणा करने पर 2 की गुणा क्यों किया बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x हम बराबर करना चाह रहे से 2 की मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में हमें करना पड़ेगा। समीकरण नंबर 1 में 2 की गुणा करने पर तो ये हो जाएगी बच्चों 2x माइनस 2 2 4 इक्वल टू 2 6 2 3 माइनस 6। ये हो जाएगा बच्चों हमारा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4 हमें बच्चों क्या हो गया, प्राप्त हो गया है। अब लिखेंगे दोनों समीकरणों को घटाने पर, दोनों समीकरण को घटाने पर, चलिए हम इसे घटाते हैं। तो 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 6, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। आप लोग घटाइए, माइनस होते प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगी, ये प्लस माइनस का माइनस घट जाएगा, 3 आएगा हमारा माइनस का, ये माइनस का जुड़ जाएगा, 7 चिन्ह आ जाएगा बच्चों हमारा माइनस का, ये प्लस का था माइनस का प्लस 7। तो यानी y की वैल्यू बच्चों हमारी क्या आ रही है यहाँ पर, y की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ रही -7, जो कि बच्चों क्या है, गलत है। आप एक बार, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर अपोन में नहीं आएगी, इसलिए कहीं ना कहीं पर गड़बड़ हुआ है। हम लोग इसे चेक करते हैं कहाँ पर गड़बड़ हुआ है। तो ये गड़बड़ हुआ है बच्चों हमारा प्लस माइनस का माइनस, तो 4 में से ये 3 तो सही है, ये भी हमारा माइनस का प्लस 7, ये भी हमारे पास सही है। तो गड़बड़ कहाँ पर हुआ है बच्चों, एक बार दोबारा आप लोग इसे चेक कीजिए, यहाँ से चेक करें आप लोग। 2x माइनस 2y समीकरण नंबर 2 की गुणा करने पर, तो 2 की गुणा की तो 2x 4 6, 2y माइनस वाई इक्वल टू 1 ही था बच्चों। जरा आप लोग चेक कीजिए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 था, हाँ 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो ये था 2x माइनस वाई, ये प्लस इधर जाएगा बच्चों माइनस का, ये माइनस इधर जाएगा बच्चों प्लस का, तो हमारे पास ये हो गया 1। अब हमने दोनों समीकरण में 2 की गुणा की, तो 2x 4 3 2 6 माइनस 6। अब जब हमें इसे घटाया तो प्लस का था माइनस, माइनस का प्लस, 6 1 7 प्लस माइनस का माइनस, 4 से 1 3, तो y इक्वल टू माइनस 7, y इक्वल टू माइनस 7/3 यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है, माइनस 7/3, क्योंकि बच्चों गलत है 7/3 तो आई वैल्यू उत्तर। एक बार हम लोग प्रश्न को दोबारा रिपीट कर देते हैं, कहीं पर कुछ गड़बड़ ना हुआ हो। क्वेश्चन दिया है बच्चों हमारे पास
क्वेश्चन है एक भिन्न के अंश तथा हर का योग हर के दुगने से 3 कम है। अंश हर के दुगने से 3 कम है, ठीक है। यदि अंश हर प्रत्यय में 1 घटाया जाए, यदि अंश हर प्रत्यय में 1 घटाया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है, भिन्न 1/2 हो जाती है। तो ये भी सही है बच्चों। हाफ हो गया 2x - 2 इक्वल टू y - 1 प्लस इधर आएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस 2 से 1 प्लस ये आ गया 2x - y इक्वल टू 1। अब हमने क्या किया बच्चों, हमारे पास ये तो राइट हो गया। अब आप लोग यहाँ से चेक करिए, अंश का योग 2y - 3 है, तो 2y - 3 में जब हमने इसे रखा तो हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास x प्लस y माइनस 2y इक्वल टू माइनस ये। अब हमने x माइनस 2y यहाँ पर गड़बड़ हुआ बच्चों, यहाँ पर हमने बहुत ही माइनर यहाँ पर मिस्टेक की है। यहाँ पर 2y से अगर y माइनस करेंगे तो हमारे पास y बचेगा। चलो हमें आखिरकार हमने जहाँ पर गड़बड़ किया हमें वो मिली है, वो हमारे पास यहाँ पर माइनस 2y आ गया, तो ये x माइनस 2y हो जाएगा इक्वल टू 3। तो x माइनस 2y इक्वल टू 3, तो यानी समीकरण नंबर 1 हम लोग यहाँ से रब कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों x माइनस 2y में, ये तो हमारे पास सही था। समीकरण नंबर 2 था हमारे पास 2x माइनस y इक्वल टू 1, लेकिन ये हमारे पास बच्चों गड़बड़ था। ये x माइनस y इक्वल टू 3 होगा। यहाँ भी हम लोग इसे चेंज कर लेंगे, यहाँ हम लोग इसे चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास x माइनस y इक्वल टू 3। समीकरण नंबर 1 की गुणा करने पर तो हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2x माइनस y इक्वल टू 1, 2x माइनस y इक्वल टू 1। चलिए बच्चों, अब हमारा ये जो है नहीं, यहाँ पर दोनों समीकरणों को घटाने पर यहाँ पर हम लोग ठीक है, समीकरण नंबर 2 से गुणा करने पर ठीक था हमारे पास। ये हमारे पास 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6 आ गया दोनों को घटाने पर। अब हम 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6, 2x माइनस y इक्वल टू 1 को अगर हम घटाएंगे तो हम पे क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, ये कट जाएंगे, ये प्लस माइनस का घट जाएगा, चेंज आएगा y इक्वल टू -7, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू 7। बच्चों यहाँ पर y का मान भिन्नात्मक नहीं आएगी बच्चों, क्योंकि हमने तो भिन्न में उसे लाना है, तो y भिन्नात्मक हो जाएगी तो वो मान कैसे आएगा, इसलिए हमारा y का मान 7 आई है। तो चलिए y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए आप लोग समीकरण नंबर 1 में रखिए। तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 था x माइनस वाई बराबर माइनस 3, x माइनस वाई हमारे पास 7 इक्वल टू माइनस 3, देन x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 7, देन x इक्वल टू 4। तो हमारे पास x प्राप्त हो गया बच्चों 4 और y हमारे पास आ गया बच्चों 7। अब हमें किसकी तलाश है बच्चों, प्राप्त भिन्न की। तो आप लोग प्राप्त भिन्न लिखोगे, x आएगा 4 और y आएगा हमारा 7। तो यानी हमें भिन्न पूछी थी, वो हम पे आ गई x/4। तो बच्चों इस तरह से हमारे जो है आज के पेपर प्रैक्टिस का पहला सेशन था। आप लोगों को जो है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर जिस भी बच्चों को इस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग प्रश्न नंबर जरूर भेजें। मैं जब अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनों को कराऊंगा जो आप लोगों के डाउट थे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप लोग इसकी सॉल्व लीजिए। मिलते हैं हम लोग कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।